नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में चली गोलियां, एक की उपचार के बाद हुई मौत। तिजारा अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। अस्पताल में अमूमन डॉक्टर कुर्सी से मिले नदारद। लक्ष्मी मोल्डिंग खुशखेड़ा कंपनी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आधा दर्जन दमकलों ने आग पर पाया काबू। धरनार्थियों, पार्षदों और नगर परिषद कर्मचारियों में हुआ विवाद। एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने वंदना सैनी पुत्री रमेश चंद सैनी को विधि विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। वंदना सैनी ने अपना शोध कार्य डॉक्टर मुकेश मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर के निर्देशन में भारत में कानून एवं चिकित्सकीय लापरवाही राजस्थान के विशेष संदर्भ में विषय पर पूरा किया। शोधार्थी वंदना सैनी सहायक आचार्य के पद पर स्केल लॉ कॉलेज अलवर में कार्यरत हैं। शोधार्थी ने विधि विषय के शोध केंद्र राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर के सभी संकाय सदस्यों एवं अपने पिता रमेश चंद सैनी एवं माता श्रीमती सरोज सैनी, पूर्व सरपंच ग्राम हरसोरा, बानसूर का आभार प्रकट किया है। विधि विषय में विश्वविद्यालय द्वारा यह पीएचडी की प्रथम उपाधि प्रदान की गई है। तिजारा अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर दूसरे दिन भी तिजारा अस्पताल के बाहर तिजारा के लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं धरने पर बैठे लोगों द्वारा अस्पताल में मौके पर जाकर अस्पताल का जायजा लिया, तो वहीं अस्पताल में अधिकांश डॉक्टर अपने कुर्सी पर बैठे नजर नहीं आए। कस्बे के लोगों का 23 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों में सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति अव्यवस्था को लेकर रोष व्याप्त है। तिजारा के लोगों का अस्पताल में सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसी भी योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों को मरीजों की आवश्यक जांच भी ज्यादातर अस्पताल के बाहर ही करानी पड़ रही है, जिससे तिजारा के लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में ना पर्याप्त एम्बुलेंस है, न ऑपरेशन सेंटर है, सोनोग्राफी मशीन चालू नहीं है। सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क जांचें केवल घोषणा मात्र है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा है कि सरकार और प्रशासन जनता की परीक्षा ना ले। समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो जनता के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार ही जिम्मेदार होगी। व्यवस्थाएं हैं, काफी संख्या में पोस्टिंग है, लेकिन उसके बावजूद 2-3 डॉक्टर रहते हैं और कई वर्षों से 8-10 वर्षों से सोनोग्राफी मशीन यहाँ पड़ी है। अब उसका जो है शुभारंभ तक नहीं हुआ, इसलिए मरीजों की संख्या 700-800 तक पर डे होती है और मरीज चक्कर काट के डॉक्टर्स की सीट को निरीक्षण करके अस्पताल में ढूंढते रहते हैं और डॉक्टर साहब मिलते नहीं है। परेशानी खड़ी होती है और नाइट ड्यूटी में किसी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। तो अस्पताल का बेड है और सामुदायिक बेड है, मतलब अस्पताल है, इसमें 24 घंटे की डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए। यहाँ पर जो है अन्य सुविधाएं, जो सोनोग्राफी की मशीन चालू होनी चाहिए, जो बाहर कराई जाती है, ईसीजी चल रही है, लेकिन उस पर भी कभी कभी अटेंडेंट नहीं मिलते हैं। ये हालत खराब है, इसलिए और डॉक्टर्स की जो पोस्ट खाली है उसको भरा जाए, यहाँ पर नियमित व्यवस्था की जाए। इसलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी
रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से जीवन में वास्तविक भक्ति का आरंभ होता है और उसके ठहराव से हमारा जीवन भक्तिमय एवं आनंदित बन जाता है। उक्त उद्गार निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा निरंकारी चौक, बुरारी रोड, दिल्ली में आयोजित 9 वर्ष के विशेष सत्संग समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए अलवर से भी काफी संख्या में भक्त उपस्थित हुए और सभी ने वर्ष के प्रथम दिन सतगुरु के साकारमयी दिव्य दर्शनों एवं पावन प्रवचनों से स्वयं को आनंदित एवं कृतार्थ किया। सदगुरु माता ने ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हुए फरमाया कि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ हर पल में इसकी रोशनी में रहना है और यह अवस्था हमारे जीवन में तभी आती है जब इसका ठहराव निरंतर बना रहे, तभी वास्तविक रूप से मुक्ति मिलती है। इसके विपरीत यदि हम माया के प्रभाव में ही रहते हैं तब निश्चित रूप से आनंद की अवस्था और मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि हम माया के प्रभाव से स्वयं को बचाते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को समझे कि यह परमात्मा क्या है और हम उसे जानने के लिए प्रयासरत रहे। इस संसार में निरंकार एवं माया दोनों का ही प्रभाव निरंतर बना रहता है। हमें स्वयं को निरंकार से जोड़कर भक्ति करनी है। अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग को केवल एक प्रक्रिया रूप में नहीं, एक चॉक लिस्ट के रूप में नहीं कि बल्कि लेकिन उनकी स्थिति को जाहिर करना है, अपितु निरंकार से वास्तविक रूप से जुड़कर अपना कल्याण करना है। मुक्ति मार्ग का उल्लेख करते हुए सदगुरु ने फरमाया कि मुक्ति केवल उन्हीं संतों को प्राप्त होती है जिन्होंने वास्तविक रूप में ब्रह्म ज्ञान की दिव्यता को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। जीवन की महत्ता और मूल्यता तभी होती है जब वह वास्तविक रूप से जिया जाए और दिखावे के लिए नहीं। वास्तविक भक्ति तो वह है जिनमें हम सभी हर पल, हर क्षण में इस निरंकारी प्रभु से जुड़े रहें। अंत में सतगुरु ने सबके लिए यही अरदास करी कि हम सभी अपने उत्तम व्यवहार एवं भक्तिमय जीवन से समस्त संसार को प्रभावित करते हुए सुखद एवं आनंदमय जीवन जिएं। सभी संतों का जीवन निरंकार का आधार लेते हुए शुभ एवं आनंदित रूप में व्यतीत हो। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के गांव जयसिंहपुरा में 1 महीने पूर्व हुई कहासुनी की रंजिश के चलते एक पक्ष ने गोलियां चलाकर 2 युवकों को घायल कर दिया। दोनों घायल युवक संजय पुत्र चंदर जाटव एवं माया चंद पुत्र ओम प्रकाश जाटव निवासी जयसिंहपुरा थाना बड़ौदा में को उपचार के लिए रामगढ़ CH में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है। घटना शनिवार देर शाम करीब 8 बजे की है। गोली लगने से घायल हुए युवक संजय की आंखों में गोली लगी थी, जबकि मायाचंद को कंधे में गोली लगी थी। संजय की आंख में गोली लगने से उसे गंभीर हालत में अलवर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उपचार के दौरान संजय की मौत हो गई। मृतक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि संजय जाटव ओम प्रकाश जाटव जो कि चिड़वाई से अपने गांव आ रहे थे तो रास्ते में अमरचंद पुत्र मंगल प्रजापत, बाबूलाल पुत्र शिवलाल जाटव, सुनील पुत्र शिवलाल, मुकेश पुत्र श्यामलाल, हरचंद पुत्र बसंता राम, हरिकिशन पुत्र बसंता, ताराचंद्र पुत्र शिवलाल, सुन्ना पुत्र शिवलाल, फगन पुत्र कुंदन, मोहनलाल पुत्र कुंदन, मंगल पुत्र मूलाराम तथा कुछ अन्य लोग थे, जिन्होंने चिड़वाई रेलवे फाटक के पास गाड़ी लगाकर के रोक दिया और संजय व मायाचंद को गाड़ी से बाहर खींच लिया और सुनील पुत्र शिवलाल, अमरचंद्र पुत्र मंगल प्रजापत, मुकेश पुत्र श्यामलाल, अशोक पुत्र मंगल राम प्रजापत के पास पिस्टल 12 बोल 315 का कट्टा था, जिन्होंने संजय के सिर में गोली मारी व मायाचंद को कंधे में गोली मारी, जिससे दोनों घायल हो गए, जिनको रामगढ़ के CHC में ले जाया गया, जहां से दोनों की हालत नाजुक होने के कारण अलवर रेफर कर दिया गया तथा अलवर से जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान संजय जाटव की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दे दी गई थी, मगर रिपोर्ट देने के बावजूद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की व एक भी मुलाजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस पर मृतक के पिता सहित सैकड़ों संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। तब जाकर पुलिस ने देर रात्रि रिपोर्ट दर्ज की। मृतक के पिता ने पुलिस से कहा कि जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम मृतक का दाह संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी मुलजिमों को अति शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन पर सुबह 11 बजे मृतक का दाह संस्कार किया गया। घटना ये थी साहब, हमारे लड़के यहाँ से चिड़वाई के लिए गए थे तो रास्ते में ये घात लगा कर बैठे थे। 15 के आसपास लोग थे, जिनमें 4 लड़के तो शिवलाल के हैं, 2 लड़के रामफल जी के हैं और
5 लड़के बसंता के हैं, ये थे। इनमें फिर इन्होंने क्या है कि दोनों के 2-2 गोली मार दिए। तो जो संजय है वो उसकी 2 गोली सिर में लगी है, और जो मयाचंद है उसके पीठ और एक कमर में लगी है, कंधे पे। तो उनको यहाँ से तुरंत हमको पता लगा है 10 मिनट बाद, तो हम यहाँ से लेके गए। तब तक हॉस्पिटल से तुरंत बोला कि भाई अलवर के लिए भेज दो। फिर दोनों को अलवर लेके गए। अलवर से 10 मिनट में वहां पर सरकारी हॉस्पिटल गए, फिर सानिया में गए, वहां से फिर रेफर हो गए। तो जयपुर में वो 2-3 घंटे रुका है। फिर उसके बाद में अजय जो एक्सपायर हो गया, वो जो काला है वो गंभीर घायल है, जो काला मायाचंद। तो उसके बाद में सब पुलिस यहाँ पे अभी तक अरेस्टिंग एक उनके पिताजी की शिवलाल की हुई है, बाकी उनका परिवार की तो किसी की अभी हुई नहीं है। तो अब यहाँ पर सीओ साहब आए हैं, थानेदार जी आए हैं बड़ौदा, ये बोल गए भैया आपको न्याय देंगे। और हमने भी यही सब सारी बस्ती ने बोला है कि दबंग टाइप का परिवार है साहब, हम गरीब आदमी हैं और हमको न्याय मिले। तो इस तरीके से साहब हम तो यही निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन और सबसे कि ये हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि वो हमको ये भी है कि वो दोबारा भी अगर हमको न्याय नहीं मिला तो इस तरीके से गांव में फिर वो घटना करेंगे। तो मेरा नाम साहब बने सिंह है, जय सिंहपुरा। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यह बात स्वयं राहुल गांधी मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रभारी भी कह चुके हैं और इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर जो भी युवा डिजर्व करता है उसे टिकट मिलनी चाहिए। उन्होंने यह बात आज अलवर में सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नौकरियों के पेपर आउट के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है और यह चिंता का विषय है कि एक पेपर आउट होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं, नकल विरोधी कानून लाए हैं। जैसे ही पेपर लीक होता है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। सरकार को इस मामले में अब और सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बार बार पेपर लीक के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यह स्वीकार किया कि पेपर आउट होने से लाखों बच्चों को नुकसान होता है। पेपर आउट में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के द्वारा मंत्रियों व सरकार पर आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जब भी काम करती है तो लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर काम करती है और जो भी अपराधी कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगने चाहिए और सरकार इसमें सफल भी हो रही है कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। उनके आरोप बेबुनियाद है। राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर आउट करने वालों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि पिछले 1.5 साल में पेपर आउट के काफी मामले बढ़े हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जहां शुरू से अंत तक लोकतंत्र है और जायज बातें करते हैं। गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। युवाओं से जुड़े सवालों पर जब उनसे पूछा गया कि अलवर से नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के लिए खिलाड़ी तैयार हुए हैं, ऐसे में सिंथेटिक ट्रैक की मांग की गई, लेकिन अभी तक अलवर में सिंथेटिक ट्रैक नहीं दिया गया। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए काफी काम किए हैं, खिलाड़ियों के लिए भी काम किए गए हैं और सरकार ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 300 करोड़ रुपए में दिल्ली में उदयपुर हाउस में नेहरू ट्रांजिट यूथ हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें जो युवा दिल्ली में अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते उनको दिल्ली में कोचिंग या अन्य कार्य के लिए 3 या 6 माह तक फ्री में रहना खाना होगा। इस हॉस्टल का शीघ्र ही भूमि पूजन होगा। देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन हर बार अलग अलग जगहों में युवाओं को मौके देता है। पिछली बार में भी राजस्थान में भी मौके दिए, युवा कांग्रेस एनएसवाई से निकले या दूसरे जो पंचायत राज में युवा अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौके दिए। और इस बार भी निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी की और पीसीसी की और संगठन की रंधावा जी ने भी, आप लोगों ने सुना होगा 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो जो युवा डिजर्विंग है, जिन्होंने नीचे ग्राउंड पे काम किया है, तो निश्चित तौर पर संगठन इस बार मौका जरूर देगा। क्योंकि अगर हम परंपराओं के आधार पर ही चलते रहें कि चलो जो है वही ठीक है, तो हम वैसे पार्टी को पहले भी काफी नुकसान हुआ है और वो नुकसान झेलने की स्थिति में हम आज दोबारा नहीं है। अगर हमको राजस्थान में सरकार बनानी है, माहौल अच्छा है, मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छा कहीं काम हो रहा है, क्योंकि मॉडल बन रहा है राजस्थान। आप ये देखो कि स्वास्थ्य में चिरंजीवी योजना पूरे देश के लिए मॉडल है, हमारी ओपीएस पूरे देश के लिए मॉडल है।
अलग अलग ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश भर में लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो प्रदेश में अच्छा माहौल है और नीचे जो सर्वे के आधार पर जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी उनके बारे में सोचेगी और उनको मौका जरूर देगी। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि 70 साल या 65 साल या 75 साल जो ज्यादा वरिष्ठ हो जाते हैं, आप भी उसको इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वाकई में ऐसे बड़े वरिष्ठ लोगों की बजाय युवाओं को ही महत्व दिया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि अगर जब हम सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे की बात में ये है कि अगर 70 साल का आदमी कम्पीट कर रहा है, लोग चाहते हैं कि यही लड़े, लोग चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लोग चाहते हैं, अगर सर्वे में आ रहा है कि नए आदमी को मौका दो, तो निश्चित तौर पर वो सीनियर है, हमें उनकी इज्जत है, उनकी संगठन में पॉलिसी में हम उनकी हमेशा आगे रखें, पर मौके फिर नए को देने ही चाहिए। गुजरात में बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटे, आपको लगता है कि वहाँ परिणाम अच्छा है, तो यहाँ भी जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? देखिए, संगठनों में सब में जो भी गतिशील संगठन है उनमें अगर नए लोग नहीं आएंगे तो फिर उसमें मुश्किल आती है। तो कोई भी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी वहां करके उन्होंने देखा है, पर कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जगहों में किए हैं। पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ में ये करके देखा तो छत्तीसगढ़ में हमें अच्छा रिजल्ट मिला, और राजस्थान में भी अगर ये मांग है, समय की मांग है और ऐसा होना चाहिए, और जो सर्वे की हम बात करें अगर है तो निश्चित तौर पर बदलने भी चाहिए और नए लोगों को मौके मिलने भी चाहिए। सर्वे अभी शुरू हो गए, चलेंगे आगे? तो वो तो संगठन के लेवल के सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत भी करता हूं और नए साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अलवर आने का मेरा प्रयोजन पार्टी के काम से था। हम लोग एक संगम नेतृत्व शिविर हम करते हैं। पहले पिछली बार हमने तिजारा में किया था जिसमें मुख्यमंत्री जी और आए थे और राहुल जी का आने का प्रोग्राम था, बट कुछ कारणों से वो आ नहीं पाए थे। और उसी का अब दूसरा एक हिस्सा चल रहा है सोहना में, पर उसकी एक फील्ड विजिट होनी है, वो होगी अपने रामगढ़ विधानसभा में। तो उसके लिए तो आया और उसके साथ साथ आप लोगों से मिलना भी एक उद्देश्य था। और सरकार, क्योंकि इस बार आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और वो हमारा, मुझे सौभाग्य है मेरा कि युवा बोर्ड के कार्यक्रम में ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस साल का बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा। और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में अनेक हजारों युवाओं से बातचीत रखी, अलग अलग जिलों में हम गए, युवा संवाद कार्यक्रम किए और हर तबके के लोगों से हम मिले। यहाँ की हम डूंगरपुर बांसवाड़ा गए, वहाँ आदिवासी लड़के लड़कियों से मिलकर आए, अलग अलग सेक्शन से मिले, महारानी कॉलेज और वनस्थली विद्यापीठ में महिलाओं का, गर्ल्स का स्पेशली हमने किया, इवन थर्ड जेंडर का किया, SC ST के लोगों से सेपरेट युवाओं से बातचीत की। तो इस तरह से सबसे अलग अलग तबकों से बातचीत करके किस तरह से एक पूर्णतया युवाओं के जो सर्वांगीण विकास के लिए हमारा बजट हो सकता है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राज्य के युवाओं की बात सुनूं और उसके ऊपर काम करूं। तो यही काम करने मैं निकला हूं, अलग अलग जगह युवाओं से मिलता हूं, अलग अलग सेक्शन से मिल रहा हूं। और अगले महीने, इसी महीने जो बजट हमारा सेशन शुरू होगा तो उसमें हम अच्छे सुझावों के साथ जाएं और एक अच्छा बजट राजस्थान के युवाओं को मिले। और यही जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी भी एक यात्रा से लेकर इधर से निकले और उनका भी देश भर के जो युवाओं को उन्होंने आवाज दी है और उनकी समस्याओं को, बातों को सुनकर अलग अलग राज्यों को, केंद्र सरकार को रखा है। तो उन सभी सुझावों को हम सम्मिलित करके, सभी आवाजों को बात करके हम एक अच्छा बजट दें, इसी के ऊपर हम बातचीत करने लोगों से निकले और इसी संदर्भ में आज भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। करनी सेना ने नयाबास अलवर स्थित स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ एवं बैठक की अध्यक्षता अलवर जिला अध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत ने की। करनी सेना की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने वक्तव्य में बताया कि करनी सेना क्षत्रिय समाज के साथ साथ सर्व समाज के हितों के लिए सदैव प्रयासरत है और शोषित, पीड़ित एवं वंचित व्यक्ति के साथ अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव
तैयार है। तत्पश्चात उन्होंने जिलाध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत एवं उनकी कार्यकारिणी की सहमति से खेल जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मार्शल आर्ट्स के महागुरु सोमवीर सिंह तंवर को करनी सेना खेल प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिस पर सभी करनी सैनिकों ने प्रसन्नता व्यक्त की एवं सभी ने उन्हें संगठन के लिए उचित कार्य करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला आईटी प्रभारी मुकेश सिंह कछवाहा, महामंत्री जितेंद्र सिंह कछवाहा, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह बड़गुजर, सलाहकार स्वरूप सिंह पवार, सह मंत्री नवरंग पाल सिंह, युवा शक्ति के हनुमान सिंह राघव, टेकाराम यादव, नितिन सिंह, राजू सिंह, ममता कंवर, निधि शर्मा, मीरा देवी, मेघा शर्मा, साक्षी तंवर, उमाकांत गुप्ता आदि करनी सैनिक उपस्थित रहे। नौगांवा तहसील के गांव नारथला में रविवार को समुदाय विशेष के लोगों के दलितों पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को शेरपुर गांव में सभी समाज के लोगों ने पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया, जो मामले की पैरवी करेंगे। पंचायत को अलवर उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी एवं जिला पार्षद गगनदीप सिंह ने भी संबोधित किया। पूर्व उप जिला प्रमुख अलवर रमन गुलाटी ने बताया कि मौके पर जाकर देखा तो वहां अधिक संख्या में हथियार, लाठियां, पत्थर मौके पर पड़े थे, जो कि समुदाय विशेष के लोग छोड़कर भागे थे। उन्होंने बताया कि उनका मकसद केवल एक छोटी सी घटना नहीं बल्कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। प्रशासन को शीघ्र ही उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज यहाँ पर सर्व समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। सबने यह तय किया है कि हम सब एक हैं और एक होकर हम लड़ेंगे। साथ ही पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से इन्होंने हम पर हमला किया है, हम पूरे हिंदू समाज को साथ लेकर इन विधर्मियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इधर नौगांवा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि कल नालथला गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज पुलिस उपाधीक्षक SC/ST सेल हरि सिंह द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर पत्थर बिखरे हुए पड़े मिले। फिलहाल गाँव में शांति है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों ने यह तय भी किया कि जिस प्रकार से इन्होंने हम पे हमला किया है, प्रशासन के आगे चाहे हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरे समाज को, हिंदू समाज को साथ लेकर इन विधर्मियों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई भी लड़ेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिस प्रकार से नारथला की ये घटना हुई है, आज मैं खुद उनके घर मौके पे गया। मौके पर जाके देखा कितने हथियार, लाठियां वहां मौके पर मौजूद थे जो वो छोड़कर भागे। उन हथियारों को देखकर यह बात बिल्कुल समझ में आ गई कि उनका मकसद केवल एक छोटी सी घटना नहीं, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। मैं आप मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रशासन तक पहुंचाना चाहूंगा और मैं खुद भी जाकर मिलूंगा अधिकारियों से कि जिस प्रकार से उन्होंने जिस मकसद से किया है, उस मकसद के हिसाब से ही उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज लगभग यहाँ पर समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों ने भी यह तय किया कि हम सब एक हैं और एक होकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी और जितनी घटनाएं हमारे पर अब तक हुई हैं, उन सब के अंदर भी लगभग पुलिस ने आधिकारिक कार्रवाई कर रखी है। उन सब मामलों को लेकर भी हम प्रशासन के पास जाएंगे। आपको इस घटना के बारे में, ये नारथला गांव है जहां पे रामस्वरूप जी, जिनकी भेड़ की पूंछ काट दी गई, उसके बाद जब उन्होंने उनको उलाहना करा तो उनके साथ घर में घुस के मारपीट करी गई। ये एक तरह से पूर्ण रूप से संयोजित षड्यंत्र है कि उनको मारा पीटा जाए, जैसा उनको कर ही दिया, उसके बाद ये डर के ये गांव छोड़ दें, खाली कर दें। एक ये बहुत बड़ा जो सिस्टम चल रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए थे। महापंचायत एक समाज की मीटिंग करी गई है, आगे की रणनीति तैयार करी जाएगी। मैं प्रशासन को पूर्ण रूप से ये चेतावनी देता हूँ, या तो तुरंत प्रभाव से जो इसमें अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो समाज के लोग और पूर्ण सारे समाज के लोग इकट्ठे होके इसके लिए आंदोलन करेंगे। और जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करा जाएगा और इसके पीछे के जो षड्यंत्र करने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। मेरे यही निर्णय हमारा जो समाज करेगा वो आगे बता दिया जाएगा। अलवर नगर परिषद के रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षद नगर परिषद गेट पर धरने पर बैठे हुए थे। पार्षदों को समझाइश करने के लिए सोमवार को जब मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के कहने पर धरने पर पहुंचे तो पार्षदों और उनमें समझाइश को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और चैम्बरों के गेट पर ताला लगाकर नगर परिषद परिसर में धरने पर बैठ गए।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के धरने पर बैठ गए। साथ ही नगर परिषद स्टोर से नई दरियां निकालकर सरकारी सामान का धरने में उपयोग किया गया। उसके बाद जब इस मामले को लेकर नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद में दिए जा रहे धरने को लेकर किसी भी तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। उन्होंने इस मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट से फोन के जरिए वार्ता की और उनको तत्काल नगर परिषद बुलाया, क्योंकि जिस समय नगर परिषद में कर्मचारी धरने पर बैठे थे उस समय नगर परिषद आयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग में गए हुए थे। उसके बाद नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट तत्काल नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे सभी कर्मचारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर वार्ता की और यह जानकारी थी कि उन्होंने कार्य बहिष्कार कर नगर परिषद में धरना क्यों दिया। तो कर्मचारियों ने बताया कि पार्षद द्वारा दिए गए धरने पर गए तो पार्षदों ने गाली गलौज किया। उसके बाद कर्मचारी नगर परिषद परिसर में धरने पर आकर बैठ गए। फिलहाल नगर परिषद कर्मचारियों से धरना समाप्त करने के लिए समझाइश की गई है। इस मामले में धरने पर बैठे पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि जब हमारी चर्चा शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सहित उच्च अधिकारियों से हो गई और उसके बाद भी मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी धरने पर क्यों आए। उन्होंने बताया कि पार्षद धर्मपाल तंवर ने जब मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी से कहा कि 11 कर्मचारी वार्ड में सफाई के लिए जाते हैं लेकिन 4 कर्मचारी ही वार्ड में मिलते हैं, यह बात दोनों के बीच में हो रही थी। उसके बाद खुद सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने राजकुमार सैनी से कहा कि जब इतने दिन से नगर परिषद गेट के बाहर धरना चल रहा है तो आप क्यों आए। जब यह मामला उच्च अधिकारी के संज्ञान में है उसके बाद राजकुमार सैनी ने बताया कि सभी नगर परिषद का पूरे दिन कामकाज ठप हो गया। धरने के चलते आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग नगर परिषद अपना काम कराने के लिए पहुंचे लेकिन लोगों को यहां आने के बाद पता चला कि नगर परिषद में कार्य बहिष्कार हो गया है, इसलिए लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। इस मौके पर जब नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे पार्षदों से वार्ता हो चुकी है, जो भी उनकी समस्या है उनका निस्तारण करने के लिए उनको बोला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी को धरने पर नहीं भेजा। जब कर्मचारी धरने पर बैठे थे तब यह मामला उनके संज्ञान में था। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को चैम्बर में बुलाकर उनसे वार्ता की गई है और धरना भी समाप्त करवाया गया है। आयुक्त से जब पूछा कि नगर परिषद में कर्मचारियों ने अपने चैम्बर्स में ताले लगा दिए हैं तो उन्होंने कहा कि उनके चैम्बर में फाइलें रखी होती हैं, इसलिए फाइल की सेफ्टी के लिए उन्होंने ताला लगा दिया। आयुक्त धर्मपाल जाट से पूछा कि कर्मचारियों ने धरने के दौरान नई दरियां स्टोर से निकालकर सरकारी सामान का दुरुपयोग किया है तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्मचारियों से बात की जाएगी। नगर परिषद आयुक्त से जब कर्मचारी द्वारा बिना परमिशन धरने पर बैठने के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, अगर कोई भी मामला था उसको बताना चाहिए था। फिलहाल पार्षदों और कर्मचारियों से वार्ता की गई है और दोनों ने अपनी अपनी बात उनके समक्ष रखी है। नगर परिषद में करीब 3 से 4 घंटे तक धरना चला। हमारी सर कार्रवाई की तो ये मांग है कि जिस पार्षद साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की है ना, उनको साहब तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का और अनैतिक कार्य करने का दबाव दिया जाता रहा है और इसी प्रकार आज भी तीनों पार्षद जनों की लगभग सभी मांगे पूरी कर दी गई थी और धरना समाप्त हो गया था। क्या नाम पार्षद? एक धर्मपाल तंवर जी, उनकी मांग पूरी हो गई, लेकिन वो साथी रमेश चंद सैनी पार्षद जी हैं, उनका साथ देने के लिए मात्र बैठे हैं। इसी प्रकार सोनू चौधरी जी की भी मांग थी, उस दिन पूरी हो गई थी, लेकिन वो भी साथी पार्षद की वजह से बैठे हैं। तो आज उसी एवज में हम समझाने गए थे, लेकिन उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और गाली गलौज की गई। इसी के विरोध में सभी अधिकारी कर्मचारी हम कार्य बहिष्कार करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि ऐसे पार्षदों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। कब तक रहेगा कार्य बहिष्कार? जब तक सर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका? क्या है? मेरा नाम राजकुमार सैनी, सहायक अभियंता नगर परिषद अलवर। मैं रमेश चंद सैनी वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। जब हमारी चर्चा शुक्रवार को हो गई, होने के बाद वार्ता फेल हो गई, कोई बात नहीं। मैं ये पूछूं, जब राजकुमार जी से
बड़े जो अधिकारी से जब बात हो गई हमारी, तो राजकुमार जी को यहाँ क्यों भेजा गया और क्यों आए हमारे पास? जब आप भी गए, चलो कोई बात नहीं, तो हमारी समस्या सुननी चाहिए भाई। उनको स्याही पद का जब नियुक्त कर दिया उसको, तो हमारे धर्मपाल जी ने उनसे ये कही, आप तुम जाके वो देखो, हमारी जो आपने भेजा कोई 11 आदमी सुबह भेज रहे हैं, तो 11 आदमी तो भेज देते हैं, लेकिन 1 घंटा बाद ही वो 4 आदमी मिलते हैं वहां पर। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। इन्होंने कही लिखित में देंगे आपको, ना तो कोई हमको लिखित में दिया, इनको नामदर्ज भाई कर्मचारियों को ये नामदर्ज दे दिया, ना तो वो दिया। अब ये हमको उठाने के लिए यहाँ आए थे, बात करने के लिए। भाई हमने इनसे कही भाई आपसे हम क्या बात करें, जब आप सुनने को ही तैयार नहीं हो हमारी बात, ना ऊपर के अधिकारी वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हम आप कैसे बात मान लें? ये मेरी एक बात है। था उनका एडीएम सिटी साहब के इंटरवेंशन से और आईपीएस सुशील जी के इंटरवेंशन से इसी चैम्बर में वार्ता हुई थी। सभी बिंदुओं पर जिन पर शांति बनी थी उनकी क्रियान्विति हो चुकी है या हो रही है। जूस पिला के तुड़वा भी दिया गया था धरना, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि वहीं पे विराजे हुए हैं। तो कोई और बिंदु होगा तो हम देख लेंगे। जहां तक स्टाफ के द्वारा धरना देने की बात है, तो उनके द्वारा मेरा भी थोड़ी देर पहले ही डेलीगेशन आया है स्टाफ का, एम्प्लॉइज का, तो उनका कहना है कि सब हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हम आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हैं। किस तरीके की बदतमीजी बता रहे हैं? गाली गलौच वाली बात भी हुई बताई और कुछ धमकी टाइप की बात हुई बताई। पर चूंकि ये सब जांच के विषय हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं जनप्रतिनिधि भी और इसी परिवार के सदस्य हैं यहाँ के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज। सभी कर्मचारियों ने बाहर धरना दिया हुआ है। जितने भी कार्यालय हैं नगर परिषद के अंदर, जितने भी ऑफिस हैं, उनमें सब में ताला लगा हुआ है। वो तो चूंकि यहाँ बैठे हैं तो अब अपनी फाइल्स की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। सफाई कर्मचारी जो वार्डों में थे वो भी, हाँ, वो मैंने अभी आया हूँ, मैंने देखा है, वो बैठे हैं। अभी समझाइश चल रही है, हम इसी को जल्दी रिजोल्व कर लेंगे। देखो, अभी मेरी जानकारी में आप लोगों के द्वारा भी, वैसे भी जब हल्ला गुल्ला से हुआ है, तो मैंने जानकारी के लिए मेरे यहाँ से जो अपना मेरे गेट पे है उसको भेजा है कि भाई जानकारी करो कि ये लोग क्यों इस तरीके का कार्य ऐसा कर रहे हैं, कि जिन्होंने अपना कार्य का बहिष्कार किया है और बिना अनुमति के जो बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। मैंने अब आयुक्त महोदय को भी अभी फोन लगाया कि आप तुरंत प्रभार से नगर परिषद आइए और इसकी सारी जानकारी मुझे बताइए कि ये क्या घटना घटित हुई है। उस घटना की मुझे जानकारी दे और जानकारी के अनुसार जो कार्रवाई बनेगी उस कार्रवाई करेंगे। क्यों इन्होंने भी अनुमति नहीं ली है इस चीज की। अगर आयुक्त महोदय से इन्होंने अनुमति ली है कि भाई हम इस तरह की हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला दायित्व इन लोगों का भी बनता है कि हम दोनों को यह अवगत कराएं कि भाई इस तरह की कोई बात अगर इनके मन में है या क्या घटना घटित हुई है, उसकी पूरी जानकारी आयुक्त को दें, मुझे दें, फिर इस तरह का प्रदर्शनबाजी करें। परिसर में अंदर अगर इस तरह का प्रदर्शनबाजी है तो वो अनुशासनहीनता का कार्य है, वो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी परंपराएं नगर परिषद में नहीं पड़े। इसके लिए मैं आयुक्त महोदय से अभी बुला रहा हूं, उनसे पूछूंगा कि ये घटनाएं क्यों घटित हुई और इस तरह की ये जो कर रहे हैं नारेबाजी और ये गलत है। क्योंकि आमजन भी परेशान हो रहा है अपना काम कराने के लिए। कोई देखो, आमजन परेशान हो रहा है, उसके लिए मैं भी बैठा हूं सुबह से, उनकी समस्याएं मैं भी सुन रहा हूं और मैं अभी आयुक्त महोदय को कह रहा हूं, वो जैसी बताया जानकारी मिली कि कलेक्टर साहब की मीटिंग से आए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुरंत उनको मैंने बुलाया है। आइए इन कार्यों को जो देखिए, आमजन की जो समस्या है उनको हम यहाँ पूरा करेंगे। जो समस्याएं जनता के द्वारा आएंगी, जो सरकार के द्वारा आएंगी, उन समस्याओं को यहाँ पूरा किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रुपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में। हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्र के किसानों, युवाओं और महिलाओं ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान के 13 जिले के किसान एवं आमजन पानी के संकट से परेशान है। संयुक्त मोर्चा ERCP राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जवान सिंह मोहचा एवं अलवर जिले के संयोजक महंत प्रकाश दास महाराज के नेतृत्व में राज्य एवं केंद्र सरकार से किसानों के हित में नहर परियोजना को लागू करने और DPR में संशोधन की मांग की गई है। महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे राज्य में केंद्र सरकार पूरी नहीं करेगी। यह आंदोलन 13 जिलों में सक्रिय रूप से चलाया जाएगा। आमजन को पीने का पानी मिले, किसान खेती की सिंचाई कर सके, प्रमुख बांधों को इस परियोजना से जोड़ा जाए। इस दौरान अशोक रामपुरा, अशोक बाजोली, रविंद्र रैनी, छोटू महर, राजेश इटोली, गोलू मेहरा, सुखदेव जामडोली, धनसी कप्तान, रमेश बंबड़ावत, हेमंत दीवान, ओम प्रकाश घूमना, रामकेश डोडा भीम, महेंद्र कलेशान, केसरी देवी, सुमन मीणा, मनीषा देवी, करिश्मा देवी, सचिन आदि मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने जमीन खरीद फिरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी रामकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकेश पर जयपुर, अलवर सहित विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज हैं। सदर थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी रामकेश पर वर्ष 2018 व 2021 में प्लांटिंग आवासीय योजनाओं के नाम पर पैसे लेकर प्लॉट पर कब्जा नहीं दिलाने पर सदर थाने में 4 प्रकरणों में करीब 30 से ज्यादा लोगों के धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोपी रामकेश मीणा निवासी टोडा भीम हाल निवासी जगतपुरा जयपुर वांछित चल रहा था। टीम गठित कर जयपुर के जगतपुरा से धोखाधड़ी के प्रकरण में गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया है। वर्ष 2018 और 21 में प्लॉटिंग के नाम पर पैसे लेने, रसीदें देने, लेकिन प्लॉटों पर कब्जा नहीं दिलाने के 4 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें आरोपी रामकेश मीणा निवासी टोडा भीम हाल निवासी जगतपुरा जयपुर वांछित चल रहा था, जिसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित कर जयपुर से दस्तयाब कर लाया गया है, जिसको प्रकरण में धोखाधड़ी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज पेश न्यायालय किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके के खुशखेड़ा इलाके में स्थित G1 149C लक्ष्मी मोल्डिंग खुशखेड़ा नियर सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कंपनी को भारी नुकसान होना बताया गया है। वहीं कंपनी में रिको खुशखेड़ा फायर स्टेशन की 2 दमकल वाहन व नगर परिषद भिवाड़ी की 2 दमकल वाहन और होंडा कंपनी से 1 दमकल वाहन के सहयोग से कड़ी मशक्कत कर कंपनी में लगी आग पर काबू पाया गया। भिवाड़ी नगर परिषद फायर स्टेशन के कर्मचारी राकेश रक्षवाल ने बताया कि बीते दिन करीब 11 बजे कंपनी में आग की सूचना मिली थी, जिस पर कंपनी में जाकर आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया। कंपनी में 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे, जो सकुशल बच गए हैं। कंपनी में आग पर काबू करने वालों में जगत सिंह, दिनेश यादव, नवीन सोरल, योगेश चौधरी सहित कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद के बाहर 7 दिन से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के 3 पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन धरना स्थल पर आज एक पार्षद की अचानक तबियत खराब हो गई। इस मामले की सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा नगर परिषद धरना स्थल के बाहर पहुंचे और उन्होंने पार्षद का स्वास्थ्य खराब होने के बाद नगर परिषद पार्षद रमेश सैनी को तत्काल अपनी गाड़ी में बिठाकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया और वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। उसके बाद दोबारा से पार्षद रमेश सैनी डॉक्टर का इलाज लेने के बाद नगर परिषद के बाहर चल रहे धरने में जाकर शामिल हो गए। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि नगर परिषद गेट के बाहर पिछले 7 दिनों से पार्षदों द्वारा समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान उनकी समस्या सुनने के लिए नगर परिषद के बाहर पहुंचा था, लेकिन पार्षद रमेश सैनी के पसीने आ रहे थे और पार्षद रमेश सैनी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उसके बाद बिसू का उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पीएमओ सुनील चौहान को फोन करके सूचना दी कि धरने पर बैठे पार्षद रमेश सैनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल से टीम भेजकर उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई। उसके उपरांत पीएमओ सुनील चौहान ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में एम्बुलेंस में टीम भेजकर पार्षद रमेश सैनी की जांच में पाया कि उनका बीपी 180 आया तथा स्वास्थ्य जांच करने वाली टीम ने उन्हें बीपी तथा सर्वाइकल होने की दवाई दी।
उनके साथ पार्षद सोनू चौधरी के बीपी की जांच के बाद 160 पाया गया तथा स्वास्थ्य जांच टीम ने उनको दवाई दी तथा पार्षद धर्मपाल तंवर का बीपी जांच के बाद सही पाया गया। उसके बाद योगेश मिश्रा ने जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से बात कर स्थिति से अवगत कराकर पार्षदों से वार्ता कर समस्या का समाधान करवाकर धरना समाप्त करवाने के लिए कहा। उसके बाद कमिश्नर धर्मपाल जाट से बात कर कल वार्ता कर समस्या समाधान करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि नगर परिषद के बाहर 7 दिन से चल रहे धरने पर बैठे पार्षदों से मौके पर पहुंचकर वार्ता की गई है और उन्होंने जो भी समस्याएं बताई हैं उनके लिए जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट से फोन के जरिए बात हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे पार्षदों को जो भी कोई समस्या है उसको सुनकर धरना समाप्त कर दिया जाएगा। पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मुझे नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। नगर परिषद में पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। पार्षदों में नगर परिषद में कोई कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और नगर परिषद में बोर्ड भी कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के पार्षदों का नगर परिषद में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको मजबूरन नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। कह रहे हो दो मंत्री जी, देखो वो ग्रामीण के मंत्री जी हैं, हमने उनसे बात करी तो वो कहते मेरे को नगर परिषद से कोई मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, नगर परिषद से आपको मतलब नहीं है तो उसको देखते हुए इसलिए मजबूरन मेरे को धरने पे बैठना पड़ा है। कहीं ना कोई बेरुखी है आप, कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी की जा रही पार्षदों की। सरकार में होते आज जो हम चाहते हैं वो काम नहीं हो रहे। सबसे बड़ी पीड़ा तो हमारी ये है। मैं शाम को 7 बजे करीब नगर परिषद पर जहाँ हमारे पार्षद साथी धरना दे रहे थे वहाँ गया तो मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो बातचीत में मुझे महसूस हुआ कि रमेश सैनी जी पार्षद जो है वार्ड नंबर 3 के कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे। इनके हाल में पसीने से जा रहे थे, गर्मी से महसूस हो रही थी। जब ठंड के टाइम में हमने कैप भी लगा रखी है, जैकेट पहन रखी है। मैंने पूछा क्या बात है, बोलो भाई साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने पीएम साहब डॉक्टर सुनील चौहान जी को फोन किया, उन्होंने एम्बुलेंस से अपनी वहाँ टीम भेजी, इनका बीपी चेक किया, बीपी इनका आ रहा था 180 और इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने बीपी की सर्वाइकल को इनको दवा दी। उसके बाद पार्षद सोनू चौधरी का बीपी चेक किया तो उनका आ रहा था 160, वो भी ज़्यादा था, उनको भी दवाई दे दी। धर्मपाल जी का नॉर्मल था। मैं इनसे बातचीत कर रहा था, फिर मैंने कलेक्टर साहब से बातचीत करी, साहब भी बैठे हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ठंड का टाइम है, इनसे बातचीत करके और इस मामले को निपटवाऊं। कमिश्नर साहब से मैंने बातचीत करी। जब मैं वहाँ बैठा इनसे बात कर रहा था, फिर रमेश जी ने कहा साहब मेरे को लेफ्ट साइड के या हार्ट की साइड में इस हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है। फिर मैं इनको लेके अस्पताल आया। अब इनको डॉक्टर ने चेक भी किया है, इनकी ईसीजी भी कराई है और ईसीजी तो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर साहब तो ये राय दे रहे हैं कि रात भर अगर वो यहाँ एडमिट रह लें तो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। लेकिन रमेश जी जिद कर रहे हैं कि मैं एडमिट नहीं होऊंगा और मैं धरना स्थल पर ही जाऊंगा, समझाइश कर रहे हैं। जिले के नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत के गांव नरथाला में समुदाय के विशेष लोगों ने एकजुट होकर दलित समाज के लोगों पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 2 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। नारथाला गांव के सोहन लाल शेरपुर गांव में भेड़ों को चरा रहे थे, जहां किसी बात को लेकर इमरान ने भेड़ की पूंछ काट दी। जब सोहन लाल ने इस बात का विरोध किया तो इमरान और उसके परिजनों ने गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस हादसे की रिपोर्ट 31 दिसंबर को नौगावा थाने में भी दी है। 1 जनवरी को विशेष समुदाय के लोगों ने एक राय होकर 40 से 50 लोगों ने दलित समुदाय के लोगों पर लाठी डंडों, फर्जी सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया और उनके घरों पर पत्थर बरसाए, जिससे दलित समुदाय के 15 से 20 महिला व पुरुष बुरी तरह से घायल हो गए। झगड़े में विशेष समुदाय के भी 3 से 4 लोगों को चोट पहुंची है। वहीं झगड़े का वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में डंडे लेकर दिखाई दिए तो पत्थर भी फेंके गए। नौगावा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि गांव नारथला में झगड़े की सूचना मिली, दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में शांति भंग में 9 जनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। घायलों को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगावा लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। गंभीर होने पर दोनों पक्षों के 9 जनों को अलवर रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना पर पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, जिला पार्षद गगनदीप सिंह सहित समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और नौगावा थानाधिकारी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ जल्द और उचित कार्रवाई करने की मांग की।
पापा मेरे 31 तारीख को भेड़ चराने के लिए गया था गांव से आधा किलोमीटर दूर। तो वहां पे असलम के 2 लड़कों ने, उनकी भी भेड़ चल रही थी, मेरे भेड़ों में से मेंढा भागकर असलम की भेड़ों में चला गया। उन दोनों लड़कों ने मेरे मेंढे की पूंछ काट दी। उसके बाद वो दोनों लड़के मेंढे को पकड़ मेरे पापा के पास लाए और बोला कि तुम्हारे मेंढे के पूंछ से खून निकल रहा है। पापा ने देखा कि पूंछ अलग है मेंढे से, तो उसने बोला ये किसने काटी? अभी तो मेरा मेंढा तुम्हारी भेड़ में आया है भाग के, चांटे से पूंछ कटी है उसकी। तो उसने बोला कि हम तुझे भी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुझे छिमार साले भेड़ नहीं रखने दे, ऐसे जाति सूचक शब्द बोले। हम पूंछ को लेकर थाने में चले गए। हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी 31 तारीख को। हमारी कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 तारीख को कल के दिन लगभग 10 बजे ये लोग छत पे चढ़कर गाली दे रहे थे। करीब इन लोगों ने 50 बंदे थे, 4 गांवों से आए थे। 50 बंदों ने आधे घंटे तक हमारे घर में इतने पत्थर बरसाए, अगर अंदाजा लगाया जाए यकीनन मानो 2 क्विंटल पत्थर हमारे घर पे इन्होंने बरसाए। उसके बाद में हम छिपकर कमरे में डूब के रहे, वहां भी ये नहीं रुके। 15 बंदे लाठियां, फरसी, डंगी, फसाद लेके हमारे घर पे आ गए। हमारे कमरे में घुसा के लड़कियों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे माता को और जो मेरे चाचा ताऊ हैं, सारे इतने इसी में इलाज चल रहा है। अब 2 को तो जयपुर रेफर के लिए कर दिया है, एक मैं हूँ, मेरा पैर कटा हुआ। घर में आकर बुरी तरह से मारा, बेरहमी से मारा। अच्छा, यहाँ पे किस किस का इलाज चल रहा है? यहाँ पे सुरेश का इलाज चल रहा है, पदम सिंह का इलाज चल रहा है, किरण लाल का इलाज चल रहा है और एक शकुंतला का इलाज चल रहा है, एक रजनी का इलाज चल रहा है। 6 बंदों को यहीं इलाज चल रहा है। 3 बंदे मेरे नौगांव में एडमिट हैं। हालांकि जिनके कम चोट आई थी सर्वर में, उनको मैंने नौगांव से इलाज कराकर घर के लिए भेज दिया। हाँ, मामला दर्ज कर दिया फिलहाल थाने में? हाँ, मामला दर्ज करा दिया थाने में। तो मैंने 1 तारीख को ही मामला दर्ज कर, 31 को मामला दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस ने तब सुनवाई की, अगर पुलिस 10 मिनट पहले आ जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। 1 घंटे तक हम घर में घुसे रहे, बार बार पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस मौके पे पहुंची नहीं। हालांकि जब ये हमारे घर में घुसकर इन्हें हमको पीटा है, अच्छी तरह से अधमरा करके छोड़ दिया, तब जाके पुलिस आई है। तब पुलिस की गाड़ी बिठा के हमको सारे घायलों को नौगांव लेके आई है। उसके बाद हमारा इलाज हुआ, वहां से हम यहाँ रेफर कर दिए। अब यहाँ से 2 बंदों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया। सर, हम ऐसे के लोग हैं जो कि गांव में 20-22 घर है और मोमडनों का यानी हमारा एक ही घर है। और सर उसमें उन लोगों ने SC/ST को लेकर एक मुद्दा बना रखा है। महीने में 4-5 रेगुलर करते हैं SC/ST का मुकदमा। और सर इसमें 31 तारीख की बात थी, जो कि एक भेड़ थी, उसकी पूंछ को लेकर वो FIR कराए थे हमारे नाम से, जबकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। वो भेड़ की पूंछ थी जो हेरो में कटी थी। जैसे कि मेंढा भेड़ को भगा रहा था तो हेरो में अलझकर पूंछ कट गई थी, तो उसको लेकर वे FIR कराए थे असलम सनोफ, इमरान सनोफ असलम पर। तो उसको लेकर पुलिस आई, तो पुलिस ने बोला कि आप थाने आ जाओ, वहां पे आकर बात करना। तो 1 जनवरी को हम वहां पे गए थे थाना, नौगांव थाना पर। तो उन लोगों ने बोला कि आप भी अपना जो कार्रवाई है उसको करो। आपने क्या पूंछ काटी थी उसकी? तो वह नहीं काटी। हमने बोला कि साहब हमने पूंछ नहीं काटी, हेरो में जिक्र कटी है। तो उसमें साहब जैसा कि पाछे से हम लोग जो भी घर पे सदस्य थे वे थाने पहुंच गए, बाकी लेडीज और बच्चे थे घर पे। उन लोगों ने पाछे से प्लानिंग बनाकर बेरवानी ऊपर, लेडीज ऊपर, बच्चों पर बेरहमी से हमला करा, जिसमें लेडीजों को, बच्चों के काफी चोट आई है। समथिंग 15 लेडीज जेंट्सों के चोट आई है। जैसा कि हमने को पता चला तो हम भी घर पे पहुंचे, तो हमको भी जैसा कि एक घर पे पहुंचे, सबको हमने इस बेरहमी से मारा। समथिंग 150 लोगों के समथिंग तादाद थी उन लोगों की, ऐसी के की, जो कि गांव में सारे लोग थे और ऐसे लोग थे जो 20-22 घर थे, उनमें से सभी थे। बाकी एक बास है शेरपुर का, जो कि स्नातिन का बास बोला जाता है, उससे भी कुछ सदस्य थे जिनने इस वारदात को अंजाम दिया।
और इसमें साहब एक जो हमारी तरफ से महिला ही थी, उसके पेट में 3-4 महीने का बच्चा है जो कि सीरियस कंडीशन में है, और उसके पेट में बेरहमी से उन लोगों ने वार किया, लाठी पत्थर, और हमारे सिर पर जो कि फर्शियों से वार किया, कांटियों से वार किया, धारदार हथियारों से। प्लानिंग थी उन लोगों की पहले से ही। कितने आपके कौन कौन घायल है मेन जो यहाँ पे अलग? भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में बीलाहेड़ी गांव की आबिद लेबर कॉलोनी में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति की गटर के खुले होल में गिरने से मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलते ही यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर गटर के मेन हॉल में गिरे व्यक्ति के शव को गटर से बाहर निकालकर भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को सूचना देने के बाद परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भिवाड़ी के बीलाहेड़ी गांव में आबिद कॉलोनी में रहने वाले अनिल पुत्र दीनानाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी सहित 2 बच्चों के साथ रहता था। रविवार देर शाम अपने किराए के घर से रात को ड्यूटी के लिए घर से निकला था, लेकिन अंधेरे में घर से कुछ दूरी पर ही बने टूटे गटर के नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का शव पूरी रात नाले में पड़ा रहा। अनिल सोमवार की सुबह जब ड्यूटी से घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने कंपनी में पूछा तो कंपनी में भी रात को ड्यूटी पर नहीं आने का जवाब मिला। मृतक की पत्नी ने आसपास देखा तो अनिल का शव पास में ही खुले पड़े गटर के नाले में दिखाई दिया, जिस पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने शव को निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक मूल रूप से जिगरिया गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और 6 महीने पहले ही भिवाड़ी की बीलाहेड़ी गांव में स्थित आबिद कॉलोनी में किराए पर रहने आया था। मृतक चौपानी के औद्योगिक क्षेत्र में एचके पॉलीमर्स कंपनी में हेल्पर का 5 साल से काम कर रहा था। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने बताया कि रविवार की शाम को मुझे बोला कि मैं ड्यूटी जाऊंगा, लंच पैक कर दे, जब तक नीचे दुकान से कुछ खाने के लिए ले आता हूं। जब नहीं लौटे तो इधर उधर तलाशा तो कहीं नहीं मिले। कंपनी में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। जब सुबह किसी ने नाले में शव देखा तब जाकर पता चला कि ये तो सुनील है। फिलहाल सुनील की पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अरावली विहार थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर मालिक सहित 4 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव सुमेल से अवैध रूप से बजरी खनन का शहर में बेचने के लिए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कर चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बजरी से भरी जब्त की हैं। पकड़े गए आरोपियों में 5 आरोपी एक ही गांव के हैं, जबकि एक मालिक टहला गांव का रहने वाला है। आरोपियों के खिलाफ अवैध खनन की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला ये है, इलाका थाना मालाखेड़ा में खेड़ली गांव की एक नदी पड़ती है, उस नदी में से अवैध बजरी खनन करके 4 ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। अलवर शहर में ईटाराना फ्लाईओवर के पास इनको पकड़ा है और 4 ड्राइवर हैं चला रहे थे। 2 इन ट्रैक्टरों के मालिक हैं। 6 आदमियों को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या क्या नाम है सर इनके? इनके नाम है, एक का नाम है रोहतास चौधरी सन ऑफ रामजीलाल जाट, दूसरे का नाम है सुरेंद्र चौधरी सन ऑफ पप्पूराम जाट, तीसरे का नाम है अशोक कुमार सन ऑफ विजेंद्र सिंह जाट और चौथा है सुनील कुमार सन ऑफ रामजीत जाट और उसके बाद में 5वां है अर्जुन सिंह सन ऑफ श्री रामचंद्र जाट और छठा है इनका कमलेश गुजर। ये सभी समेर गांव के रहने वाले। इनमें से एक जो ड्राइवर है कमलेश, ये तैला के पास श्रीचंदपुरा का है। इटराना फ्लाईओवर के पास जो है अपने काली मोरी। यहाँ से खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाज सेवी भामाशाह बलिराम सैनी और उनकी पत्नी शकुंतला सैनी नगर पालिका चेयरमैन ने अपने माता पिता की स्मृति में सोमवार को जरूरतमंद लोगों को भीषण सर्दी से राहत दिलाने के लिए अपने केले वाले गोदाम पर 1000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटकर राहत दी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी ने पति बलिराम सैनी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की नगर पालिका में सबसे पहले फरियाद सुनी जाएगी। यदि कोई नहीं सुनता है तो आप सीधा चेयरमैन से मिलकर समस्या समाधान करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साथ ही कहा कि गाड़ियां लुहारों के लिए घुमंतु परिवारों के लिए नगर पालिका को 50 वर्ग गज की भूमि आवंटित करने का अधिकार है और शीघ्र ही जरूरतमंद घुमंतु परिवारों को भूमि आवंटित की जाएगी। कंबल बांटने के लिए सुबह 9 बजे से जरूरतमंद लोगों का आना शुरू हो गया। करीब 3 घंटे तक लोगों के आने तक सभी को लाइनों में बैठाकर भामाशाह बलिराम सैनी, चेयरमैन शकुंतला सैनी और उनके परिजनों द्वारा सभी को कंबल बांटे गए। कंबल मिलने से निर्धन और जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। गौरतलब है कि भामाशाह बलिराम सैनी द्वारा पिछले 15-20 वर्षों से इसी तरह हर वर्ष जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटते चले आ रहे हैं। इनके गोदाम पर रोजाना दोपहर से शाम तक आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। बलिराम सैनी अपने हाथों से उन्हें हरा चारा और केले आदि खिलाते हैं। इनके गोदाम की छत पर कबूतर, तोते आदि के लिए रोजाना भारी मात्रा में दाना चुग्गा डाला जाता है। भामाशाह बलिराम सैनी द्वारा कोरोना महामारी की मार्च 2020 और मई 2021 की लहर के समय दिल खोलकर जरूरतमंद और गडरिया लुहारों को राशन सामग्री के किट वितरण किए गए थे। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी, समाज सेवी बलिराम सैनी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण सैनी, महेश साहू, सैनी समाज रामगढ़ पूर्व अध्यक्ष तुलसीराम सैनी, अयूब खान, नंदराम पंच, राकेश सैनी, हीतू बिल्ला, हरमीत, छोटा सैनी, डब्बू शर्मा, नवीन चोपड़ा, महेश जोशी, राजकुमार नायक, रघुवीर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के बटेश्वर मंदिर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सोमवार को सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। बटेश्वर सेवा समिति के सदस्य ने बताया कि कस्बे के बटेश्वर मंदिर की सेवा समिति व सभी के सहयोग से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंगलवार से किया जा रहा है, जिसमें कथा वाचक आचार्य श्याम सखा शास्त्री ब्रजधाम गोहाना के मुखार बिंद से तथा प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक कथा सुनाई जा रही है। कथा में 7वें दिन सोमवार को सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। कथा के दौरान महिलाओं ने जमकर नृत्य किया तथा कथा में सुदामा कृष्ण की सुंदर झांकियां भी दिखाई गई। कथा का समापन 2 जनवरी सोमवार को किया गया व 3 जनवरी मंगलवार को हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
राजगढ़ कस्बे के टहला सड़क मार्ग पर स्थित रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थापक राम यादव ने बताया कि निर्वाणा ग्लोबल स्कूल एवं स्नेह फाउंडेशन की ओर से संचालित रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी में जिले के प्रतिभाशाली बेरोजगारों को सेना, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती के लिए समस्त प्रशिक्षण एवं तैयारियां निःशुल्क करवाई जाएंगी। रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी के तत्वाधान में हम एक डिफेंस एकेडमी खोलने जा रहे हैं, जो कि खेड़ा गांव में बिब्रानी के पास किशनगढ़ में खुलेगी। इस एकेडमी में हम 400 से 500 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। ये एकेडमी हमारी निःशुल्क रहेगी। जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं, मेहनती बच्चे जो हैं, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, अच्छी जगह वो तैयारी नहीं कर पाते, अपनी महंगी फीसें हैं, लाखों रुपए तक फीस लेते हैं, उस चीज के अभाव, पैसे के अभाव में, आर्थिक परिस्थिति नहीं है जिन माता पिता की, उन अपनी परिस्थिति के अभाव में वो बच्चों को अपना वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते जो बच्चे हासिल कर सकते हैं। पर इन्हीं कारणों की वजह से वो उस चीज पे मुकाम पे पहुंच नहीं पाते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था, हमारी डिफेंस एकेडमी ये खोल रहे हैं हम। इसमें 400-500 बच्चे मैंने बताया है लेंगे हम। इसमें हमारी प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनके बच्चे इसमें सिलेक्ट किए जाएं। कैसे सेलेक्ट करेंगे आप कि आर्थिक कमजोर बच्चा है? कैसे किसके माध्यम से सेलेक्ट करेंगे आप? इसके लिए हमने माध्यम चुना है कि हमने जो सिर्फ बेल्ट की नौकरी जिसको बोलते हैं कि आर्मी, नेवी वगैरह में जो सिर्फ सिपाही की एक नौकरी होती है, हमने उसको सिलेक्ट किया है। हमने इसमें बहुत सारी नौकरियों को नहीं रखा है कि हम उन सब चीजों की तैयारी कराएंगे। हम सिर्फ एक तरह से बेल्ट की नौकरी के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो अपना आर्मी, नेवी वगैरह में जीडी वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, हमने उस कैटेगरी को रखा है। सिर्फ इसमें सिर्फ उनकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें हॉस्टल रहेगा, खाना पीना, एकेडमी के बारे में बता दूं मैं, हॉस्टल है, खाना पीना सब उसी में रहेगा बच्चे का। 3 महीने का कोर्स होगा उसका, जिसमें ट्रेनिंग उसकी कराई जाएगी और अपनी पढ़ाई करेगा वहां पे। पूरे कोर्स उसको कराया जाएगा कि 3 चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? बच्चे का चयन किस आधार पर होगा? चयन प्रक्रिया रहेगी कि हमें लग रहा है कि जैसे हमने 400-500 बच्चों को अलग से रखा है एक साल में तैयारी कराने का, तो हमें लग रहा है, अनुमान है कि बच्चे ज्यादा आएंगे इसमें। और निःशुल्क है। देख लीजिए कि निःशुल्क में क्या होता है कि भाई कोई भी बच्चा इसमें सोचेगा कि भाई चलो मैं भी उसमें आ जाता हूं जी। तो इसलिए हमने चयन प्रक्रिया रखी हुई है। जो गवर्नमेंट के नियम कानून है, हमने वो इसकी चीज में रखे हुए हैं। जैसे आर्मी में, नेवी में भर्ती के लिए जब जाते हैं तो जैसे दौड़ रखी है हमने, इसमें 1600 मीटर की दौड़ रखी है और एक टेस्ट रखा है। जो टेस्ट को क्लियर करेगा बच्चा, वही उसमें चयनित हो पाएगा जी। ठीक है। टपोगड़ा बाईपास बस स्टैंड के समीप समुदाय विशेष के बोर्ड लगाकर चौक का नामकरण करने का प्रयास किए जाने पर कस्बे के 35 बिरादरी द्वारा विरोध स्वरूप बाजार बंद कर तहसील के सामने धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया। इस बीच विवाद को सुलझाने के लिए 3-4 बैठकें भी आयोजित की गई, मगर कोई समझौता नहीं हो पाया। इस पर तिजारा विधायक संदीप यादव, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह तथा समाज के चुनिंदा प्रमुख लोगों ने कस्बे में बिगड़ते हालातों को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था व भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से युवाओं से समझाइश कर रविवार देर रात बोर्ड को हटवा दिया। इस अवसर पर विधायक संदीप यादव ने बताया कि रेजांगला शहीदों के सम्मान में कुछ युवाओं द्वारा बस स्टैंड के समीप एक बोर्ड लगा दिया गया था, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीति प्रारंभ कर दी गई और बोर्ड के खिलाफ माहौल बनाया गया तथा कस्बे में वैमनस्य फैलाया जाने लगा। समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत कर बोर्ड को हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे सभी कस्बा वासियों में भाईचारा व प्रेम भाव बना रहे। पूर्व विधायक मामन सिंह ने बताया कि युवाओं द्वारा शहीदों की श्रद्धांजलि में अनेक जगह इस प्रकार के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आपत्ति करने पर इस बोर्ड को हटवाने का निर्णय लिया। क्षेत्र में सभी लोगों ने भाईचारा बना रहे और शांति स्थापित हो सके और बोर्ड को प्रशासन की अनुमति से व सभी के सहयोग से उचित स्थान पर व उचित समय पर स्थापित करवा दिया जाएगा। सोमवार प्रातः तहसील के सामने एक बार फिर कस्बा वासी एकत्रित हुए, जहां पर अन्य क्षेत्रों से भी काफी संख्या में गणमान्य पहुंचे थे। चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र ने घोषणा करते हुए बताया कि विधायक संदीप यादव व पूर्व विधायक सहित यादव समाज के सभी प्रमुख लोगों ने बड़े दिल का परिचय देते हुए बोर्ड को हटवाकर अच्छा कार्य किया है। सभी बुद्धिजीवियों का धन्यवाद करते हुए धरना समाप्त करने व बाजार को खोलने की घोषणा की है, जिस पर सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए हैं। रेजांगला शहीदों की श्रद्धांजलि और उनके सम्मान के लिए हमारे कुछ साथियों के द्वारा यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि का एक बोर्ड लगाया गया था, पर उस बोर्ड पर लगातार 3-4 दिनों से कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा
शहीदों के सम्मान का जो बोर्ड था उसमें उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया, उसमें जातिवाद का राजनीति का रंग उसको दे दिया गया और उससे लगातार 3 दिन से पूरे इलाके का सौहार्द बिगड़ रहा था, लगातार माहौल खराब होता जा रहा था। उसके संबंध में 2-3 बार वार्ता के भी प्रयास हुए और उसमें कुछ रास्ता निकालकर हम चाह रहे थे कि इसमें वार्ता हो और वार्ता होके और सभी समाज इकट्ठे होकर रहे, क्योंकि सब हमारा परिवार है और परिवार में कोई किसी तरह की इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उस बात को लेकर वार्ता करने की भी कोशिश की। दोनों समाजों के चारों समाजों के जो आसपास के जो हमारे सब लोग हैं, पूरी 36 बिरादरी के लोग बैठे, पर कुछ लोगों द्वारा फिर उसमें आग में घी डाल के उसमें उस मामले को सुलझने नहीं दिया गया। तो अभी हमारे जो युवा साथी है जिनके द्वारा ये बोर्ड लगाया गया था, तो उनका मन तो बड़ा दुखी है, पर लगातार समझाइश करके और सबने मिलकर ये तय किया कि आज हम सब लोग मिलके समाज का माहौल नहीं बिगड़ने दें, समाज में अराजकता नहीं फैले, हमारा आपस में भाईचारा नहीं बिगड़े, इस बात को लेके आज ये बोर्ड हमारे साथियों ने जिन साथियों ने हमारे बोर्ड लगाया था, इन्होंने सहमति दे दी और इस बोर्ड को हम हटा रहे हैं जो विवाद का कारण है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हमने ये बोर्ड शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए लगाया था, पर जब इसमें राजनीति हो गई तो इसमें शहीदों का अपमान हो रहा था। शहीदों का अपमान नहीं होगा, इसको शहीदों का अपमान नहीं हो, इस बात को सोचते हुए इस बोर्ड को हमारे साथियों ने सहमति दी और इस बोर्ड को हटा के हम उचित स्थान पे जब उचित समय आएगा तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम कोई न कोई अच्छा रास्ता निकाल के उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। देखो जी, बोर्ड हटा दिया गया, टप्पूगुड़े की मांग मान ली गई, हमने धरना प्रदर्शन बंद करके और जब बाजार खुलवाने की अनुमति दे दी, पूर्ण वातावरण आगे भी पूर्ण वातावरण भाईचारे से रहेगा, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। 25 तारीख को बैजांगला में जो वीर शहीद हुए थे, जिसमें ज्यादातर अहीर जाति के थे 114, तो उन सबके सम्मान में, वीर शहीदों के सम्मान में जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, मेजर भाटी जी जो वो उनमें चीफ थे हमारे उस रेजिमेंट के, उनके नेतृत्व में हमारे योद्धाओं ने कुर्बानी दी। उनके सम्मान में हमारे युवा बच्चों ने और भावनाओं को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए इस तरह का जांगला का बोर्ड टप्पूगुड़ा बाईपास में लगाया। अब उस बोर्ड लगने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, सभी ने उसका बल्कि सर झुकाकर सम्मान करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ असामाजिक राजनीतिक तत्व राजनीति से प्रेरित होकर के, दुर्भावना से प्रेरित होकर के और शहीदों का अपमान करने की उद्देश्य से या कोई और अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के लिए और उन्होंने इसका विरोध किया। काफी समझाइश की गई, 2-3 बार पंचायत भी हुई, विधायक जी ने भी खूब प्रयास किए, मैंने भी खूब प्रयास किए, लेकिन वो समझौता कोई नहीं हुआ। अंततः जो आपस में समाज का वैमनस्य नहीं बढ़े, अराजकता नहीं हो और हमारे क्षेत्र में माहौल नहीं बिगड़े, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, सभी उनकी भावनाओं को देखते हुए हम सब ने काफी मंथन के बाद युवा साथियों से, हम अपने बच्चों से, जो जिन युवाओं ने देश की राष्ट्र हित में और शहीदों के सम्मान में इस बोर्ड को लगाने का काम किया, मैं भी उसमें उपस्थित था। तो इसमें निर्णय लिया हमने कि शहीदों का सम्मान अपमान नहीं हो, शहीदों के प्रति कोई दुर्भावना की बात नहीं करे और उनका सम्मान ही बना रहे, उसको निर्णय लेकर के हम आज इस बोर्ड को हटाकर सुरक्षित जगह पर रख रहे हैं। जब उचित समय कोई आएगा और सबकी आम सहमति बढ़ाकर और शहीदों के सम्मान के लिए और इसको उचित स्थान पर इसका लगाने का भी काम करेंगे, शहीदों को सम्मान देने का भी काम करेंगे। और मैं उनको कुछ तत्वों को जो राजनीति दूषित वातावरण बनाना चाह रहे क्षेत्र में, उनको भी ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह के तुच्छ भरे इस आंदोलन से या इस तरह की वोछी राजनीति से कोई सफल नहीं होता, असफल होता है। सच्चाई होती है, 2 दिन तक झूठ 2-4 दिन चलती है।